Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with the next class of the Smart Adhan series. सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरियंस और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की। हमने अमीर खुसरो की किताबों को तो याद कर लिया था। कुछ और मेडिवल इंडिया के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यूजुअली ये लोग मुगल्स के कोर्ट में होते थे, वो लोग हैं। कुछ शाहजहाँ के कोर्ट के हैं, कुछ औरंगज़ेब के कोर्ट के हैं, कुछ अकबर के कोर्ट के हैं। उन सभी ने कौन सी किताबें लिखी हैं वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। शुरू करने से पहले कमेंट्स में अटेंडेंस ज़रूर लगा देना, ठीक है। अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो पाप भी पड़ेगा। और जो लोग कल एब्सेंट थे वो लिख दो ए, जो लोग परसों एब्सेंट थे, कल भी एब्सेंट थे, 2 बार ए लिख दो। जो लोग लगातार 5 दिन से एब्सेंट ही हो, 3-4 बार ए लिख दो कि हम एब्सेंट ही रह रहे हैं रोज़, ठीक है। और जो प्रेजेंट रह रहे हो वो चुपचाप पी लिख के अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। मोहम्मद काजिम ने लिखी थी आलमगीर नामा। आलमगीर किसका नाम था पता है? कभी पढ़ी है मेडिवल हिस्ट्री की? नहीं। औरंगज़ेब का ही नाम आलमगीर भी था। तो आलमगीर नामा किसने लिखी है? मोहम्मद काजिम ने। कैसे याद रखोगे? सिंपल है याद रखना। क्या जी क्या आलम है, ठीक है। क्या जी क्या आलम है, क्या चल रहा है, बोलते हो ना लोग, आप लोग क्या जी क्या आलम है, ऐसे याद रखना, काजिम आलम बस। भीमसेन नुस्खाई दिलखुशा। भीमसेन नुस्खाई दिलखुशा। देखो भीमसेन कुछ भी लिखेंगे ना लास्ट में दिलखुशा आ जाता है उनके। भीमसेन की एक और किताब है तारीख़ दिलखुशा, ठीक है। भीमसेन की किताब है नुस्खाई दिलखुशा। ये औरंगज़ेब के टाइम के थे एक्चुअली। कैसे याद रखोगे? ये भीमसेन नाम से आपको लग रहा है कि ये कोई हिंदू नाम है, बट किताबें इनकी उर्दू में लिखी जा रही हैं। तो याद रखना कि भीमसेन उर्दू सीखने का कुछ नुस्खा ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने लिख दी नुस्खाई दिलकुशा। भीमसेन क्या कर रहे थे? उर्दू सीखने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये याद रखना इस तरह से। और फिर जब भीमसेन ने किसी एक तारीख को जाके उर्दू सीख ली तो उनका दिल खुश हो गया, ठीक है। पहले नुस्खा ढूंढ रहे थे, फिर एक ऐसी तारीख भी आई जब उन्होंने उर्दू सीख ली तो उनका दिल खुश हो गया। तो नुस्खाई दिलखुशा, तारीख़ी दिलकुशा, दोनों भीमसेन हैं। चंद्रभान ब्राह्मण, चार चमन। चंद्रभान ब्राह्मण नाम से लगेगा हिंदू है, बट ये एक्चुअली पर्शियन स्कॉलर है, ठीक है। चंद्रभान ब्राह्मण। और ये 4 चमन लिखी थी इन्होंने। कैसे याद रखोगे 4 चमन? इतना याद रखना कि चंद्रभान ब्राह्मण जो हैं ये शाहजहाँ के कोर्ट में थे। और शाहजहाँ ने क्या किया था? ताजमहल में कौन सी स्टाइल बनवाई थी? 4 बाग स्टाइल, राइट। 4 पिलर्स बनवाए थे ताजमहल के किनारे, उसके सामने 4 बाग बनवाया था। तो ऐसे ही 4 चमन इन्होंने लिख दिया इसलिए उनके लायक, ठीक है। जो ताजमहल का गार्डन है ना वो 4 बाग स्टाइल में बना हुआ है। और किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है, राइट। तो शाहजहाँ को जाना जाता है काफ़ी इस चीज़ के लिए। और 4 चमन, वैसे ही 4, देखो 4 चमन की बात हो रही है। चंद्रभान, चांद की रोशनी में कितना अच्छा ताजमहल चमकता है, राइट। तो याद ये भी रखना चंद्रभान किसके कोर्ट में थे? शाहजहाँ के कोर्ट में थे। इन्होंने 4 चमन लिखी थी। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लोगे तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ईश्वर दास नागर, फुतूहत आलमगीरी। आलमगीर की बात हो रही, मतलब औरंगज़ेब के टाइम के होंगे ईश्वर दास नागर। तो ये क्या बोल रहे थे ईश्वर दास जी कि फुतूहती आलमगीरी, बिना फालतू के ही मैंने आलमगीर की बात मानी, मुझे अपना काम करना चाहिए था, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए थी। ईश्वर दास नागर ने बोला फुतूहती आलमगीरी, फालतू में ही मैंने आलमगीरी कर दी, आलमगीर जी की बात मानी, मुझे ईश्वर का दास बन के रहना चाहिए था नगर में, ठीक है। इस तरह से याद रखना। सुजन राय भंडारी, खुलासती तारीख। सुजन राय को लगा सौजन्य के लिए मतलब लोगों के लिए, सुजन राय को लगा, इनके नाम में ही है सौजन्य, सुजन राय से सौजन्य याद रखना। इनको लगा सौजन्य के लिए मुझे किसी एक तारीख को ये खुलासा करना ही होगा। कोई खुलासा था उनके पास, तो वो खुलासा मुझे किसी एक तारीख पे करना ही होगा लोगों के सौजन्य के लिए। तो खुलासे की तारीख बता दी उन्होंने सुजन राय कि मैं एक खुलासा करूँगा, ठीक है, सौजन्य के हित में। तो ये चीज़ याद रखना। भीमसेन मैंने बता ही दिया। निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी तबाकती अकबरी। किसने लिखी थी? निज़ामुद्दीन अहमद ने तबाकती अकबरी। तबाकत को ताकत पढ़ लो, ताकती अकबरी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? अकबर के सामने निज़ाम की क्या ही ताकत, अकबर के सामने निज़ाम की क्या ही ताकत थी, ठीक है। तो अकबर के सामने निज़ाम की क्या ही ताकत थी, यानी कि निज़ामुद्दीन अहमद, तबाकती अकबरी, ठीक है। अब यहीं पे अगर तबाकती नसीरी हो जाता, ये बहुत फेमस किताब है तबाकती नसीरी, तब इसका राइटर कौन होगा? मिनहाज ई सिराज, ठीक है। नसीरी अगर आ गया तो सिराज याद रखना, नसीरी सिराज, ठीक है। मिनहाजी सिराज हो जाएगा अगर तबाकती नसीरी होता तो।
तबक़ती अकबरी है तो निज़ामुद्दीन मोहम्मद है। अकबर के सामने निज़ाम की क्या ही ताकत। मुइतमद खान ने लिखा है इकबाल नामा जहांगीरी। इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखा है? मुइतमद खान ने। कैसे याद रखोगे? देखो पढ़ो इसको ध्यान से। इकबाल नामा जहांगीर मतलब ये राइटर बताना चाह रहा है कि जहांगीर का नाम इकबाल है। लोगों को बताना चाह रहा है राइटर कि जहांगीर का नाम इकबाल है, इकबाल नामा जहांगीरी, ठीक है। बट उसको डर भी लग रहा है, सब बताऊंगा तो जहांगीर मारेंगे, तो वो कह रहा है म्यूट रहना ही बेटर होगा, म्यूट रहना ही बेटर होगा, वरना जहांगीर जी मारेंगे। वरना बताना तो मैं लोगों को चाहता हूँ कि इकबाल नामा जहांगीर, जहांगीर का नाम इकबाल है, ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी, तो इसका बस हामिद लाहौरी याद रखो। पदशाहनामा, बादशाहनामा, बादशाह हमेशा लाहौर में रहें, बादशाह हमेशा लाहौर में रहें, ठीक है। बस बादशाह के पद हमेशा लाहौर में पढ़ते रहें। हामिद लाहौरी हमेशा लाहौरी, बादशाह हमेशा लाहौर में रहें, इस तरह याद रखना। बाबर ने लिखी थी तुज़की बाबरी, ये तो सिंपल है, याद ही रहेगा। अब्बास खान शरवानी, तारीखी शेरशाही। अब्बास खान पता है ना आपको? अब्बास खान शेरवानी कब पहनते हैं? अब्बास खान शेरवानी कब पहनते हैं? जब उनको किसी शाही तारीख पे जाना होता है, किसी शाही डेट पे जाना होता है, शाही तारीख पे, तब अब्बास खान शेरवानी पहन लेते हैं। अब्बास खान शेरवानी, तारीख़ शेरशाही। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। इस तरह से इनका नाम याद रखना, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने सारी नरीवल की ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट किताबें उनके नाम देख ली, और भी देखेंगे आगे, अभी 30 डेज़ है तो हम आराम से सब कुछ देखेंगे, कुछ छूटेगा नहीं इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के पीछे, उन प्रिंसिपल्स पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एरोप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं कि कौन सा रॉकेट प्रपल्शन न्यूटन के कौन से लॉ पे काम करता है, मोशन के, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक बार एक जगह पे देख लो, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं साइंस में। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, कहीं भी हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर हो रही है, इसका मतलब सुपर कंडक्टिविटी काम कर रही है, ठीक है। लेज़र, लेज़र कैसे काम करता है? ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन पे काम करता है। एमिशन किस चीज़ का होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एमिशन होता है, उसमें बहुत सारे मिरर्स को लगा करके उसी ऑप्टिक्स को एम्पलीफाई किया जाता है। इतना ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है कि एक शार्प रे निकलती है लेज़र की। तो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बेस्ड ऑन सिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद रखना, लेज़र, ठीक है। रॉकेट प्रपल्शन किस चीज़ पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पीछे से रॉकेट जितना ज़्यादा ये छोड़ेगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फ्यूल जितना ज़्यादा पीछे की तरफ धक्का देगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा ना, तो वही न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे निकलता है रॉकेट प्रपल्शन। जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाई फैराडे। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया था, उसी पे जनरेटर काम करता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल? क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? कि जब भी किसी भी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, जो करंट कैरी कर सकता है, उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, ठीक है, कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर सकता है, राइट, तो क्या होता है, उसके अराउंड अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो गई तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इसी प्रिंसिपल से जनरेटर काम करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी। जब बहुत ऊंचाई से पानी बहुत ढेर सारा एक साथ गिरता है तो ग्रेविटेशन एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, राइट। एरोप्लेन काम करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे इन फ्लूइड डायनामिक्स। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है? फ्लूइड के बारे में। बर्नौली प्रिंसिपल फ्लूइड के बारे में ये बोलता है कि अगर किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का मतलब फ्लूइड है, अगर कोई फ्लूइड मतलब क्या है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है, लिक्विड है या गैस है, जब इस फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर इसका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी यही है, स्पीड कम होगी तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा, और स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी फ्लूइड की, लिक्विड या गैस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी तो प्रेशर उसके ऊपर कम हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे एरोप्लेन काम करते हैं। एरोप्लेन जब ऊपर उड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, तो जो ऊपर की एयर होती है, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, तो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस वजह से एरोप्लेन लिफ्ट कर पाता है क्योंकि स्पीड तेज़ होती है, राइट। तो इस वजह से एरोप्लेन में बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। सोनार क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स।
ये तो नाम से ही पता लग रहा है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तब ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क करते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिंग मतलब जो ऐसी कोटिंग जिस पे कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो उस पर एक फिल्म लगाई जाती है, किस चीज़ की, ऑप्टिकल इंटरफेरेंस की, कोई ऐसी चीज़ जो ऑप्टिक्स से इंटरफेयर कर सके, ऐसी एक फिल्म लगाई जाती है ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे सरफेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर में रहेंगे तभी माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टोकामाक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, ये प्लाज्मा में जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनके बेसिस पे चलता है टोकामाक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद अगर फोर्थ स्टेट है तो वो प्लाज्मा है, ठीक है। जैसे आप सन देखते हो, स्टार्स हैं, राइट, लाइटनिंग जो होती है, ऑरोरा सुना होगा आपने नॉर्वे में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्लाज्मा ही हैं, राइट, प्लाज्मा की बनी हुई है। तो प्लाज्मा याद रखना, प्लाज्मा में जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसी बेसिस पे टोकामाक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर वर्क करता है। स्टीम इंजन थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे वर्क करता है, फ्यूजन पे नहीं। रेडियो एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो पता ही होगा आपको कि रेडियो और टेलीविजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर न्यूमेरोलॉजिक, न्यूमेरिकल और लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को 0 1 की भाषा समझ आती है, राइट, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल लॉजिक पे चलते हैं। इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम की बात करेंगे। एक्चुअली इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम में क्या है और इंडिया के आर्कटिक प्रोग्राम में क्या है, और आप लोग क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हो। तो देखो, पहले इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 1980s में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1980s में ही इंडिया पहले नीचे की तरफ गया। एंटार्क्टिक कहाँ है, नीचे है, आर्कटिक ऊपर की तरफ है वर्ल्ड में, राइट। ग्लोब में जब देखोगे तो आर्कटिक ऊपर होता है, एंटार्क्टिक नीचे होता है, तो कोई भी कंट्री पहले नीचे जाएगी ना, उसके बाद ऊपर जाने का सोचेगी। तो एंटार्क्टिक में पहले चले गए 1980 में। कौन मैनेज करता है इसको, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, NCPOR, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, पोलर की रिसर्च हो रही है ना, और ओशियन के थ्रू जा रहे हैं पोलर एरियाज़ में, तो पोलर एंड ओशियन दोनों की रिसर्च हो जा रही है इसी बहाने। ग्लोबल इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इंडिया साइंड द एंटार्क्टिक ट्रीटी शोविंग कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। एंटार्क्टिक ट्रीटी इंडिया ने साइन करा, और शुरुआत याद रखना 1981 से हुई थी। रिसर्च बेस कौन कौन से हैं इंडिया के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, याद रखना ये सब एंटार्क्टिक के हैं, एंटार्क्टिक के, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, आर्कटिक के मत करके आ जाना, यहीं पे गलत करते हो, ठीक है। ये सारे एंटार्क्टिक में हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन, किन किन चीज़ों पे बात हो रही है वहाँ, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल, मेडिकल, सारी रिसर्च वहाँ चलती रहती है। और इसका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है, हेल्प ग्लोबल रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटार्क्टिक रीजन। इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, इंडिया का जो आर्कटिक प्रोग्राम है ये भी वही मैनेज कर रहा है, NCPOR, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, बट ये थोड़ा लेट शुरू हुआ, 2007 में शुरू हुआ जब इंडिया ने पहला साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपेडिशन भेजा, ठीक है। वहाँ पे जो रिसर्च बेस इंडिया का है वो है हिमाद्री। ऑब्वियसली देखो, हिमालय ऊपर की तरफ है ना, हिमालय कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो हिमाद्री नाम रखा आर्कटिक में जो पोलर मिशन भेजा उसका। फोकस क्या है, ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर्स को स्टडी करना, एटमॉस्फेरिक साइंसेस को स्टडी करना और बायोलॉजिकल साइंसेस को स्टडी करना। नॉर्वे में है हिमाद्री का, ठीक है। और याद रखना इंडिया का एक ये भी है, ऑब्जर्वेटरी भी है, इंडार्क, ये भी कहाँ है, आर्कटिक में ही है, नॉर्वे वाले रीजन में। इंडार्क और हिमाद्री अगर आए तो वो आर्कटिक में है, बाकी भारती, मैत्री ये सब आए तो फिर वो एंटार्क्टिक में है, ठीक है। इंडार्क इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मूर्ड ऑब्जर्वेटरी है। कब लगाई गई, 2014 में, 2014 में, 2007 में स्टार्ट हुआ था आर्कटिक प्रोग्राम, 2014 में इंडिया ने अपनी ऑब्जर्वेटरी भी बिठा ली, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे, जॉर्ड्स, किंग्स फॉर जॉर्डन, ठीक है, स्वालबार्ड, नॉर्वे, इन सब जगहों पे। पर्पस क्या है, स्टडी आर्कटिक क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मानसून, आर्कटिक का क्लाइमेट देखना है और देखना है क्या ये मानसून पे किसी तरह का इफेक्ट डालता है। इंडार्क का पर्पस याद रखना यही है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, शुगर, स्टार्च और सेलुलस फाइबर में, ठीक है। सेलुलस बोलो या फाइबर एक ही बात है। तो कार्ब्स जो आप खाते हो ना, कि कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, पहले जान लो कि कार्ब्स होते क्या हैं, फिर मत खाना। कार्ब्स में शुगर होती है, स्टार्च होता है और सेलुलस होता है, और कार्ब्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ये नहीं कि नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। शुगर्स क्या होती हैं, क्विक एनर्जी का सोर्स होती हैं, राइट। तो ग्लूकोज,
ग्लूकोज, शुगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो एक तो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, शुगर भी कई तरह की होती है, राइट। तो ग्लूकोज यानी कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, फ्रक्टोज वो वाली शुगर जो फ्रूट से मिलती है, नाम से ही लग रहा है फ्रक्टोज। सुक्रोज जो आप चीनी खाते हो, टेबल शुगर, वो सुक्रोज होती है। लैक्टोज एक शुगर होती है जो मिल्क में मिलती है, मिल्क अगर आप चीनी नहीं मिलाओगे ना तब भी मिल्क थोड़ा सा मीठा लगेगा लैक्टोज की वजह से, इसलिए कहते हैं जो लोग दूध नहीं पीते वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। मैल्टोस क्या होता है, फाउंड इन बार्ले, बार्ले में भी हल्की सी शुगर मिलती है जिसको हम मैल्टोस बोलते हैं। तो याद रखना शुगर कई तरह की होती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में पाई जाती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको याद रखना। लैक्टोज की वजह से मिल्क को हल्का सा स्वीट टेस्ट मिल जाता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो इस लैक्टोज को, जो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। जो मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है तो उसको एक बैक्टीरिया जो कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, फिर वो दही बन जाता है, और ऐसे ही चीज़ भी बन जाता है। तो इस तरह से चीज़ और दही का प्रोडक्शन ये बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइट। हमने देख लिया शुगर, कार्ब्स में शुगर होती है उसके बारे में पढ़ाई कर ली। अब कार्ब्स में दूसरा चीज़ क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट्स में एज एन एनर्जी स्टोर रहता है, जैसे कि हम ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन सब में स्टार्च है, ठीक है। ये मेन फूड है ह्यूमंस का, आलू, रोटी, चावल, ये सब आपका मेन फूड है ना। बाद में क्या होता है, ये फूड जब आप खा लेते हो इट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आप इसको खा लेते हो तो ये ग्लूकोज में यानी शुगर में ब्रेक होता है आपके इंटेस्टाइन में जाके। इसके लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट जो है स्टार्च को डिटेक्ट कर लेता है। अगर किसी भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है तो टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। याद रखना सेलुलस जो है कभी भी कलर चेंज शो नहीं करेगा आयोडीन के साथ, लेकिन स्टार्च का कलर जो है ब्लू ब्लैक चेंज हो जाएगा, राइट। तो याद रखना आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है, स्टार्च के लिए होता है, सेलुलस के लिए नहीं होता है। तो सेलुलस होता क्या है, फाइबर जो बोलते हो, फाइबर, फाइबर होता क्या है, देखो फाइबर ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्टिबल नहीं होती लेकिन इसेंशियल है। फाउंड इन अनरिफाइंड प्लांट फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, ग्रीन्स एटसेट्रा, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। ये ऐसे ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे छोटे, इसलिए कहते हैं फाइबर्स इनटेक बहुत ज़रूरी है अगर अच्छा बाउल मूवमेंट चाहिए तो, ठीक है। तो हेल्प इन डाइजेशन एंड रेगुलर बाउल मूवमेंट, थोड़े से फाइबर होंगे तो सही रहता है। ये ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ये एज इट इज़ आपके सिस्टम में रहते हैं। तो सेलुलस, फाइबर याद रखना। तो तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। कार्ब्स में क्या क्या होता है, स्टार्च, शुगर और सेलुलोज, तीनों चीज़ें पढ़ ली, राइट। सेंसस 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में देख लो, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी एज यूजुअल पता ये मुंबई ही होगी, महाराष्ट्र की, ठीक है। वहाँ सब लोग चले जाते हैं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, तो मुंबई है सबसे पॉपुलेटेड सिटी। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, कपूरथला, पंजाब में। पंजाब में क्या है कि कपूर की स्मेल बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। सिटी की बात हो रही है, याद रखना। मुंबई, सॉरी, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कोझीकोड, केरला, केरला में ही होगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बेटर है तो वहाँ लोग फीमेल्स के साथ डिस्पैरिटी नहीं करते हैं। तो कहाँ पे, कोझीकोड में, केरला के कोझीकोड में 1092 फीमेल्स पर 1000 मेल है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो भिवांडी में है। भिवांडी नाम का एक शहर है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। वहाँ पे 709 फीमेल है, 1000 मेल के ऊपर सिर्फ 700 फीमेल्स हैं, ठीक है, भिवांडी में। कैसे याद रखोगे, लोएस्ट सेक्स रेशियो वहीं पे है जहाँ पे लोग लेडीज़ की फिंगर काट देते हैं, लेडी की फिंगर काट देते हैं, यानी कि भिंडी, लेडी फिंगर, ठीक है। तो भिंडी में याद रखना लेडी की फिंगर काट देना है, इसलिए वो फीमेल कम ही रह जा रही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट एजॉल, मिज़ोरम में है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट एजॉल में है। देखो ना इनके नाम में ही है A to Z, इनको सब आता है, एजॉल, A to Z, आई नो एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, तो लिटरेसी रेट तो रहेगा ही ना, अच्छा। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, संभल में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं लोग, लिटरेसी वगैरह रेट वगैरह संभाल ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 48% है यहाँ संभल में। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है, संभल शहर में है, ठीक है। लिटरेसी रेट संभल में सबसे कम है पूरे इंडिया में, एज पर सेंसस 2011, याद रखना ये डेटा 2011 का है। और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो जब तक ये 2011 का सेंसस है ना, वरना अभी 2027 तक अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो पूरा सेंसस नया पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। इसको मोटिवेशन बना लो, 1-2 साल के अंदर सिलेक्शन अब ले लेना है, वरना पूरा सेंसस ये जो 2011 रट के बैठे हो ना, अब ये किसी काम का नहीं रहने वाला, 1-2 साल बाद सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी वक्त है, सिलेक्शन ले लो। जो अभी आप कर रहे हो ना कि अभी तो 60 दिन बचे हैं, ये सारे 30 के 30 लेक्चर मैं लास्ट में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी सबको पढ़ने दो, सब लोग पागल हैं, तो ऐसी गलती मत करो,
ठीक है। अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये चीज़ें अगर अभी हम पेड कर देते ना, तो आप लोग बोलते सर आपने पेड कर दिया, पेड कर दिया, आपके लिए फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो फिर आप लोग वो कर रहे हो कि नहीं सर नहीं, इसको अभी नहीं देखूंगा, इसको बाद में देखूंगा, राइट। ऐसे नहीं किया जाता है। चीज़ें चल रही हैं, आपके ब्रेन की एक लिमिट होती है, हाउ मच यू कैन ऑब्जर्व इन अ डे। एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना, तो याद सिर्फ 30% ही रहेगा। अगर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो लास्ट में ऑप्शन देख के चीज़ें याद आएंगी। एनीवे, टॉप परफॉर्मर स्टेट्स जो हैं वो सेंसस 2011 के कौन कौन से हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी तो बिहार में है। ओवरऑल हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल बिहार की ज़्यादा है। वैसे ही लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है, नाम से ही लग रहा है सिक्किम, सिक्किम एकदम जरा सी पॉपुलेशन है, ठीक है, पिद्दी सी पॉपुलेशन है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात अगर होगी तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। यूटी की बात करें, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास सबसे कम पॉपुलेशन है, तो लक्षद्वीप, एकदम आउटर में पड़ा है, वहाँ पे क्या ही पॉपुलेशन होगी। अच्छा, ऐसा स्टेट जहाँ पे सेक्स रेशियो हाईएस्ट है, केरला, और केरला की सिटी कोझीकोड में, राइट। ऐसा स्टेट जहाँ पे सेक्स रेशियो लोवेस्ट है वो है हरियाणा, ठीक है। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला, केरला की लिटरेसी रेट ज़्यादा है इसीलिए वहाँ सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है। और स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार, बिहार जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे ही कम है। तो इस तरह से चीज़ों को करेक्ट करके याद कर लिया करो। बिहार में लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, बिहार में, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सेंसस के देखे, और भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अटेंडेंस लगा देना।